हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप आसान तरीके से पादप कोशिका का चित्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए भैया, प्लांट सेल के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्लांट सेल का डायग्राम बनाने वाले हैं। प्लांट सेल अर्थात पादप कोशिका। पादप कोशिका से गाइज आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने भी देखा होगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बीच में जो अंतर होते हैं, उन अंतर से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पादप कोशिका का चित्र बनाना आता है और जंतु कोशिका का चित्र बनाना आता है, तो आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर वैसे ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं और वहां से जितने भी क्वेश्चन है फिर आप उन क्वेश्चनों का आंसर भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में प्याज की कोशिका के बारे में बताया गया है। तो डायग्राम बनाकर देखते हैं भैया हम पादप कोशिका का। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस मेरी बातों को ध्यान से समझना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। बस ध्यान से समझना मेरी बातों को। दिखाई दे रहा है यहां तक? हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। देखो, जब भी आप पादप कोशिका को देखते हो ना, ध्यान से समझना भैया मेरी एक एक बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पादप कोशिका का डायग्राम देखते हो तो आपको सबसे बाहर की तरफ इस तरीके से एक संरचना दिखाई देगी। सबसे बाहर की तरफ पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है मेरे भाई कोशिका भित्ति। वो कौन सा होता है? वो होता है मेरे भाई कोशिका भित्ति। इसे सेल वॉल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेल वॉल कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है। इतनी बात क्लियर है? याद रखना, जो जंतु कोशिका होती है, जो जंतु कोशिका होती है, उस जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होती है। इस कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे की तरफ आपको इस तरीके से एक झिल्ली और दिखाई देगी, एक संरचना और दिखाई देगी। और इस संरचना को क्या कहा जाता है? इस संरचना को क्या कहा जाता है मेरे भाई? इस संरचना को कहा जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होता है। मैंने क्या कहा? एनिमल सेल का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? ये कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। क्योंकि भैया ये जो कोशिका भित्ति है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। सिर्फ नहीं, ऐसे तो और भी अन्य जगह पर भी दिखाई देती है आपको, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होती है। क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। जबकि हम एनिमल सेल के बारे में बात करें तो एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कोशिका झिल्ली होती है और पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है। उसके अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया, एक संरचना और होती है इस तरीके से। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये होती है रिक्तिका, वैक्यूल्स। इसे रिक्तिका कहा जाता है। ये पादप कोशिका में लगभग 90% तक हिस्सा घेर सकती है भैया। कौन? ये रिक्तिका। ये जल और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहण करने का काम भी करती है आपकी रिक्तिका। और ये जो रिक्तिका होती है ना, ये एनिमल सेल में या तो होगी ही नहीं, या तो अनुपस्थित होगी, और होगी तो भैया बहुत छोटी होगी।
ठीक है। लेकिन ये पादप कोशिका में मेरे भाई लगभग 90% पादप कोशिका हिस्सा तक घेर सकती है ये रिक्तिका, ये वैक्यूल्स। इतनी बात क्लियर है। आपने देखा होगा जब मैंने आपको जंतु कोशिका का चित्र बनाया था, मैंने आपको जंतु कोशिका का चित्र बनाना सिखाया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि केंद्रक जो होता है वो बिल्कुल मध्य में होता है। अगर आपने जंतु कोशिका का चित्र, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको जंतु कोशिका का चित्र बनाना सिखाया था, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लेना। यहां पर जो केंद्रक होता है ना पादप कोशिका में, वो मेरे भाई किनारों पर होता है, बीच में ये रिक्तिका आ जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में बिल्कुल मध्य में केंद्रक होता है, लेकिन यहाँ पर किनारों पर होता है भैया। तो ये अंतर ही है, और यहां से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने भैया केंद्रक बना दिया। ये क्या है, ये है भैया आपका केंद्रक। ये क्या है मेरे भाई, ये आपका केंद्रक है, ये आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस। ठीक है, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब देखो भैया, इस केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये होती है केंद्रक झिल्ली। ये क्या होती है? ये मेरे भाई केंद्रक झिल्ली होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर है? और इस केंद्रक के अंदर की तरफ एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को क्या कहा जाता है? उस द्रव को कहा जाता है, देखो ये केंद्रक झिल्ली के अंदर की तरफ आपको जो भी द्रव दिखाई दे रहा है, इस द्रव को कहा जाता है केंद्रक द्रव। इसे क्या कहा जाता है? इसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, न्यूक्लियो प्लाज्म कहा जाता है। ठीक है। इसमें भैया केंद्रिका भी उपस्थित होती है। इसमें क्या उपस्थित होती है केंद्रक में? केंद्रिका। इस केंद्रक में क्या उपस्थित होती है? इस केंद्रक में केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका भी उपस्थित होती है, याद रखना। और इसमें क्या उपस्थित होता है? इसमें भैया अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। तो ये क्या है? ये अनुवांशिक पदार्थ है। मैं यहां पे नहीं, इसको तो अलग जगह पे बनाता हूं भैया, दोबारा से सब समझाऊंगा, देख टेंशन मत करो, सब चीजें समझ में आएगी आपको। ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। देखो दोबारा से ध्यान से समझना मेरी बातों को, मैंने क्या कहा। ये आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है जो किनारों के पास है। जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल सेल में एक केंद्रक होता है, ये मध्य में उपस्थित होता है। ध्यान से समझना मेरी बातों को। इस केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो ये हमने केंद्रक झिल्ली लिख दी भैया। इस केंद्रक झिल्ली के अंदर की तरफ एक द्रव भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। केंद्रक के अंदर भैया एक छोटी सी संरचना आपको दिखाई देती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? इस केंद्रक द्रव में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं चाहिए। अब ध्यान से समझना, ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति का नाम नहीं ले रहा, पादप कोशिका के जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होता है। दूसरा जो अंदर की तरफ जो झिल्ली पाई जाती है वो होती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इस कोशिका झिल्ली के बीच में और इस केंद्रक झिल्ली के बीच में चारों तरफ पूरी जगह पर क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है भैया कोशिका द्रव्य। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यहाँ पर सब जगह पर, पूरा जगह पर, पूरी जगह पर बना सकते हो आप, जिस जिस जगह पर आपके कोशिकांग नहीं है उन जगह पर, पूरी जगह पर। मैंने क्या कहा? कोशिका झिल्ली और इस केंद्रक झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य, जिसे कहा जाता है मेरे भाई साइटोप्लाज्म। इतनी बात क्लियर है? और ये केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटोप्लाज्म का, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? ओके।
अब ये जो केंद्रक जो होता है ना, इस केंद्रक के बीच में केंद्रक छिद्र होता है। इस केंद्रक छिद्र से इस तरीके से यहां पे एक संरचना दिखाई देती है आपको, इस तरीके से। इस तरीके से आपको एक संरचना दिखाई देती है। इस संरचना को कहा जाता है मेरे भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः परदवी जालिका। अब ध्यान से समझना, जो मैं बात बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि केंद्रक में क्या होता है, केंद्रिका उपस्थित होती है, केंद्रिका रहे। ये केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण करती है, और राइबोसोम का जो निर्माण करती है, फिर केंद्रक में केंद्रक छिद्र उपस्थित होता है। बीच बीच में आपने देखो वो केंद्रक बीच बीच में से टूटा हुआ है, ये क्या है, ये केंद्रक छिद्र है मेरे भाई। ये क्या है, ये केंद्रक छिद्र है। तो ये जो राइबोसोम का निर्माण कर रही है ना, ये राइबोसोम इस केंद्रक छिद्र की सहायता से, ये जो बाहर की तरफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है, अंतःपर्दवी जालिका बनी हुई है, तो केंद्रक झिल्ली के पास में जो अंतःपर्दवी जालिका है उस पर भैया ये राइबोसोम आकर के उपस्थित हो जाते हैं, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा हो तो, अंतःपर्दवी जालिका के बारे में पढ़ा हो तो ये संरचना आपको जो दिखाई दे रही है ये क्या है, ये है मेरे भाई राइबोसोम। ये क्या है, ये है राइबोसोम। बोलो यहां तक बात क्लियर है? हिंदी में भी लिख देता हूं राइबोसोम। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखो भैया, इस अंतःपर्दवी जालिका के टूटने से एक संरचना का निर्माण होता है जो बिल्कुल आपकी अंतःपर्दवी जालिका के पास ही होती है। इस संरचना को कहा जाता है गोल्जी काय। इसे क्या कहा जाता है, इस संरचना को कहा जाता है मेरे भाई गोल्जी काय। इस संरचना को कहा जाता है गोल्जी काय। ठीक है। पादप कोशिका में एक संरचना और होती है भैया, वो होती है दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है ये, जिसमें देखो इस तरीके से सिक्केनुमा ऊपर नीचे संरचना उपस्थित होती है, और इस तरह की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना को कहा जाता है हरित लवक। ये क्या है, ये है भैया हरित लवक। ये संरचना कौन सी है, दोहरी झिल्ली वाली, ये हरित लवक है, यानी कि ये है क्लोरोप्लास्ट। ये कौन सी है, ये क्लोरोप्लास्ट है भैया। इतनी बात क्लियर है? ये है क्लोरोप्लास्ट। इतनी बात क्लियर है? पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में एक सबसे बड़ा अंतर यह भी माना जाता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है। भाई ये क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? मैंने तो कोशिका वाले चैप्टर में सारी चीजें पढ़ा रखी है। अगर आपने कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लेना। उसके अलावा भैया एक आपने देखा होगा, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया और बना देते हैं। एक ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये क्या है, ये है भैया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये सूत्रकणिका कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? इसके अलावा इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे होते हैं भैया माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्म काय उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं मेरे भाई माइक्रोबॉडीज। तो ये क्या है, ये है सूक्ष्म काय। याद रखना, तारक काय पादप कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तारक काय जो होता है वो अनुपस्थित होता है, किसमें, पादप कोशिका में। इतनी बात क्लियर है? बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तक? इसके अलावा लाइसोसोम और उपस्थित होते हैं इसमें, जो कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये क्या है, ये लाइसोसोम है मेरे भाई। तो ये संरचना आपको किसकी दिखाई दे रही है, लाइसोसोम की। लाइसोसोम।
ठीक है। इसके अलावा इसमें पादप कोशिका में और क्या उपस्थित होता है? एक होता है कोशिकीय पंजर। तो कोशिकीय पंजर जो कोशिका की संरचना बनाने में सहायक होता है। एक होता है कोशिकीय पंजर। तो ये क्या है मेरे भाई? ये है कोशिकीय पंजर। इसका नाम कहाँ पे लिखूं मैं? इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूं। ये क्या है? ये है कोशिकीय पंजर, जो कोशिका की संरचना बनाने में हेल्प करता है। ये रहा भैया, ये रहा, ठीक है, आ गया समझ में? ये रहा कोशिका पंजर। बोलो, ये होती है भैया पादप कोशिका। इसमें ये मैंने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज कोशिकांगों के नाम भी लिखे गए हैं। सारी चीजें एक बार मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना मेरे भाई। अगर आपने समझ लिया ना तो फिर मजा आ जाएगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी बात क्लियर है? ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। मैं आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर बता देता हूं। सबसे पहले पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पहली बात। दूसरी बात, कोशिका भित्ति पादप कोशिका जो होती है उस पादप कोशिका में तारककाय अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में तारककाय उपस्थित होता है, दूसरी बात। तीसरी बात, जो पादप कोशिका होती है उसमें रिक्तिका जो होती है वो 90% तक एरिया घेरती है, लेकिन जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती है मेरे भाई, याद रखना, या तो वो अनुपस्थित होती है या फिर बहुत छोटी होती है। तीसरा अंतर। चौथा अंतर, पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो किनारों के पास में होता है, क्योंकि ज्यादातर एरिया रिक्तिका ने घेर लिया। जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो बीच में उपस्थित होता है। ये 4 मुख्य कारण है मेरे भाई, ये 4 मुख्य कारण है। हाँ, इसके अलावा एक और सबसे बड़ा कारण है भैया, वो है पादप कोशिका में ये जो हरित लवक होता है ना, ये हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं हम, ये हरित लवक उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में ये हरित लवक अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो ये 4-5 मैंने आपको मुख्य कारण बता दिए भैया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। इसके अलावा ध्यान से समझ लेना भैया, पादप कोशिका जो होती है, मैंने प्याज की कोशिका जो है उसका चित्र बनाया, एनसीईआरटी में दिया गया है, सेम ये का यही। पादप कोशिका जो होती है उस पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति होता है, उसके जस्ट नीचे की तरफ कोशिका झिल्ली होती है। यहाँ पर केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये केंद्रक हो गया, केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली के अंदर जो द्रव होता है उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव, और इस केंद्रक द्रव में अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर है? केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में एक द्रव उपस्थित होता है जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है, संपूर्ण में पाया जाता है, पूरे में फैला हुआ होता है। इतनी बात क्लियर है? यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर जस्ट केंद्रक झिल्ली के पास में एक संरचना होती है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। ये जो केंद्रक के पास में जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है उस पर राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं, तो ये राइबोसोम है भैया। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाती है, जिस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, और जिस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं ऐसे अंतःप्रद्रव्य जालिका को चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। इस अंतःप्रद्रव्य जालिका के टूटने से गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जिकाय का निर्माण होता है। ये वैक्यूल्स है, रिक्तिका है, जो 90% तक एरिया घेरती है। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें उपस्थित होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट हरित लवक उपस्थित होता है, जिसका बहुत ज्यादा योगदान होता है मेरे भाई पादप कोशिका। मैंने आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। उसके अलावा माइक्रोबॉडीज उपस्थित होती है मेरे भाई, सूक्ष्मकाय उपस्थित होती है। उसके अलावा लाइसोसोम पाए जाते हैं, जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये सारी चीजें उपस्थित होती है मेरे भाई। बोलो क्या रहेगा? हाँ, एक कोशिकीय कंकाल भी उपस्थित होता है जो कोशिका की संरचना बनाने में सहायक होता है, जिसे कोशिकीय पंजर कहा जाता है। बोलो, ये सारी चीजें, बस आपको इतनी सी चीजें याद करनी है। अगर आपने ये सारी चीजें याद कर लेना मेरे भाई, मजा आ जाएगा। बोलो, अगर आपने जंतु कोशिका का चित्र नहीं देखा है तो मैंने जंतु कोशिका का चित्र भी आपको बनाना सिखाया था, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के आप सीख सकते हैं। बोलो, तो स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, मैं हट जाता हूँ। बोलो, मजा आया नहीं आया? आसान भाषा में हमने चीजों को भैया बहुत आसान तरीके से, ये सारी चीजें उपस्थित होती है भैया पादप कोशिका में। देखो, अगर आप चित्र बनाते हो ना, 1-2 बार आप बनाओगे ना तो आपको आसान तरीके से याद हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो भैया आपको बहुत, जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें आसान लगेगी। आपको पता लगेगा कि पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखो, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप में से कोई भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने एक बायोलॉजी का स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें लगभग जूलॉजी आपके कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक चैप्टर बचा है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। बॉटनी मैंने स्टार्ट कर दिया, कोशिका वाला चैप्टर भी कर दिया, माइक्रोबायोलॉजी में मैंने ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर करवा दिया है, बहुत सारे चैप्टर करवा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास से नहीं देखी है तो भैया जाकर के देख लेना, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच का। इसके अलावा मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना भी शायद इसमें पढ़ा दी है। ये जो देखो आपको डायग्राम जो करने का मतलब बायोलॉजी के जो डायग्राम है वो मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उसमें मैंने 2-4 डायग्राम और बना रखे हैं, तो उनको भी देख लेना भैया, काम आ जाएंगे आपके। ठीक है। इसके अलावा मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में 10 क्वेश्चन डालता हूँ। सुबह 4 बजे से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, रात को 10 बजे तक चलते हैं, हर 2 घंटे में एक क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बायोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम के वर्तमान के टाइम में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आपसे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। कोशिका वाले चैप्टर के मैंने पीडीएफ दे दिया, जो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई, मजा आ जाएगा, देख लेना एक बार। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है? ओके, बस यही बात करनी थी आपसे। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको जीत हम दिलाकर रहेंगे। जो भी डाउट है आपका इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो भैया, कमेंट में पूछ सकते हो, 24 घंटा खुला रहता है, सब चीज का आपको रिप्लाई मिलता है। ओके, तो मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।